हाँ तो फ्रेंड्स, मैं न्यू जो अभी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से फ्रांस में मोनार्की का एबोलिश कर दिया गया, मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया। उसके जगह पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि उस समय फ्रांस जो रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति है, वैसे ही वहां पर राजा को नहीं बल्कि वहां पर पार्लियामेंट को कुछ अधिकार दिए गए, जिससे कि फ्रांस की शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये आप भी जानते हैं कि 1774 ईस्वी में ये जो लुईस 16वां है, ये फ्रांस का शासक बना। ठीक है। अब इसके बाद की स्थिति जब पूरे इसके पहले नेशनल असेंबली के पहले फ्रांस में शासन चलाने के लिए, राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए जो संस्था थी, पार्लियामेंट थी। ठीक है, ये पता है आपको। लेकिन जब ये जैकोबियन क्लब वालों, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इसके जगह पर नेशनल असेंबली की स्थापना की। अब जरूरत किस चीज की थी? राजा के अधिकारों को कम करना और साथ ही साथ उसके लिए एक संविधान का निर्माण करना, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार मिल सके। मैं अब थोड़ा इस जगह पर आ जाऊंगा, यहाँ पर बातें करनी होंगी। उसके बाद जो थर्ड स्टेट था, इसने किसके लिए नेशनल असेंबली को कब इसने फॉर्म किया? 1789 में। 1789 में करने का उद्देश्य ये था कि पूरी तौर पर लुईस 14वें के अधिकार को क्या करना था? सीमित करना था। ठीक है। दिस वाज ए वेरी टफ टास्क एट द टाइम बिकॉज ही वाज ए वेरी टिरेंट किंग ऑफ हिज टाइम ऑफ फ्रांस। अगेन थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज framed to limit the powers of the king and to guarantee basic right to all citizens in 1791। यानी कि जब इसके अधिकारों को कम करना, यानी 1789 में जो कुछ भी उथल पुथल हुए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में जनता ने अब जो थर्ड स्टेट ने इसके लिए जो नेशनल असेंबली की स्थापना की, और उसके बाद की स्थिति की सारे सिटीजन्स को यह अधिकार मिले कि वे वोट दे सके। और इसमें भी सबसे अधिक संख्या किनकी थी? थर्ड स्टेट वालों की थी। तो लुईस 16वां जो था, यानी जिसने जो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून हैं, इस बात से ये पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना निरंकुश और कितना अत्याचारी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इस समय के जो वॉल्टेयर, रूसो, ये लोग जो थे उस समय के दार्शनिक, उन्होंने कहा कुछ, जैसे कि वॉल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा शेर का शासन उत्तम है। कहने का अर्थ यह है कि भले ही राज दरबार में लुईस 16वां शासन करता था, ठीक है, बट ही वॉज द रियल किंग, बट ही हैज नो पावर टू कंट्रोल इंटायरली फ्रांस at that time। this was a very sequence of time and this was a very tough time to control entirely France, or due to exploitation of the people on a large scale by the king। So friends, we come back again। I want to say, और फ्रांस become a republic and the king is beheaded। अब फ्रांस जो है रिपब्लिक कब बना? ये 1792 के दौरान। ठीक है। अब इसमें किसकी भूमिका रही? तो थर्ड स्टेट के जो प्रतिनिधि सबसे अधिक थे, नेशनल असेंबली जिन लोगों ने ये स्थापित किया था, उन लोगों ने संविधान ये बनाने की शुरुआत की। और उसके लिए जब बजाबते संविधान, नेशनल असेंबली के माध्यम से संविधान बनाने की जब शुरुआत हुई, तो जनता का सबसे अधिकांश भाग किसका था? थर्ड स्टेट का था। उस समय आप ये भी जानते हैं। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि ये सारे लोगों ने लुईस 16वें पर दबाव बनाया कि जिससे कि ये संविधान पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर करने के बाद फ्रांस के सारे लोगों को ये अधिकार मिल जाता कि वे लोग फ्रांस के लिए वो ये इलेक्शन के दौरान वोटिंग कर सके, उनको मत देने का अधिकार मिल सके। और यही सबसे बड़ा उनके लिए कदम था, जिससे कि फ्रांस की आंतरिक स्थिति को सुधारा जा सके विद्रोह के दौरान, क्रांति के दौरान। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो कुछ भी किया, अब उसी समय ये हुआ कि उस समय वार की स्थिति आ गई। तो वार की स्थिति आ गई तो इन लोगों ने, और ये मार्शले, जिसको वहां का ये राष्ट्रीय ये नेशनल एंथम, जैसे हमारा जन गण मन है, उस तरह से उनका ये है, वो गाते हुए उन लोगों के लिए जिस कवि ने गाया मार्शले, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा मार्शलाइज। और इसको इन लोगों ने, वहां का फ्रांस का नेशनल एंथम है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि 14 जुलाई जो है वहां का राष्ट्रीय दिवस है, ऐसा क्यों है? तो कहने का अर्थ है कि 14 जुलाई को इन लोगों ने जो क्रांति का सूत्रपात किया था, खास करके बैस्टिल से, वो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था।
ठीक है। और संविधान बनाने की परंपरा, यानी जिसमें इन लोगों ने पूरे नीचे तक, यानी इसमें जिन लोगों का योगदान था, खास करके जैकोबियन ये क्लब वालों का, जिनमें थर्ड स्टेट के लोग भी थे, तो ये सारे के सारे लोग मिलकर के इस फ्रांस के लिए संविधान का निर्माण किया और इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। और उस समय फ्रांस के परिदृश्य पर अगर किसी व्यक्ति का बड़े ही मार्मिक ढंग से या बहुत ही नाटकीय ढंग से अगर किसी का उद्भव हुआ तो वो था नेपोलियन, जिसका उद्भव 1804 ईस्वी में जब वो फ्रांस का सम्राट बना फर्स्ट टाइम। एंड और जब ये संविधान के माध्यम से सारे लोगों को वहां पर ये मिल गया, अधिकार मिल गया कि वो लोग वोट दे सकते हैं। ये मैं लिखा भी हूं कि देयर वाज द डायरेक्टिव रूल्स कम इन फोर्स इन ये फ्रांस 1792-93। तो दिस वाज द ग्रेट कंडीशन टू सपोर्ट द पीपुल ड्यूरिंग द रिवोल्ट या रिवोल्यूशन। थैंक यू। अब फ्रेंड्स, अब इस पर देखने की जरूरत है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन 20 कन्वेंशन। जो नए चुनी हुई जो सभा थी उसको उस समय कन्वेंशन कहा गया, खास करके संविधान के लिए, दूसरा कोई नहीं, संविधान सभा के लिए, संविधान के लिए। ऑन 21 सितंबर 1792 दिस वाज डेटेड एबोलिश द मोनार्की। एबोलिश द मोनार्की मतलब, मोनार्की कहने का अर्थ है राजतंत्र, जिसको इन लोगों ने समाप्त कर दिया। उसको एबोलिश मतलब होता है समाप्त कर देना, उनको हमेशा के लिए इन लोगों ने समाप्त कर दिया फ्रांस में। एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक होता क्या है, ठीक है, यही मैं बताता हूं। जस्ट कम ऑन द टॉपिक अगेन वंस। द रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपुल एलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का अर्थ यह है कि रिपब्लिक जो है एक सरकार का रूप है। वो कौन सा? जिसको लोग चुनते हैं उसके गवर्नमेंट को, और उसमें जो हेड होता है सरकार का वो रिपब्लिक होता है। यानी कहने का अर्थ है कि रिपब्लिक वो शासन व्यवस्था है जिसमें जनता शासन के प्रधान व्यक्ति को चुनती है और वंशानुगत प्रधान नहीं होता, जैसे कि राजतंत्र में होता है। वो बातें नहीं होती हैं। कह रहा है कि देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। उसमें क्या होता है? उसमें कोई वंशानुगत मोनार्की, राजतंत्र नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। राजद्रोह के अपराध में लुइस 16वें को क्या किया गया? गिलोटिन पर उसे फांसी दे दी गई। और अभी कब? 21 जनवरी 1793 को। ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट प्लेस डी ला कनकोर्डे। ये फ्रांस में ही जगह है, यहां पर इसको फांसी दे दी गई। अगेन द रेन ऑफ टेरर। इसमें जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद पूरे फ्रांस में आतंक का शासन शुरू हो गया। यानी कि जो उत्पीड़न थी, यानी जैकोबियन क्लब वाले जो ये लोग थे, इन लोगों ने, जो इनमें एक बहुत बड़ा नेता था जिसका नाम था रोबेस्पीरे, उसने क्या किया? फॉलोड ए पॉलिसी। इसने एक पॉलिसी का पालन किया। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 एडी इज रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। इसे इस समय से 1793 से 1794 ईस्वी तक का काल जो था वो खास करके इनका किस चीज का था? ये आतंक के शासन का। और इसमें जो बहुत बड़ा नेता उभर करके समाज के सामने आया, रोबेस्पीरे, इसने पॉलिसी को पालन किया और पूरे फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए, और ऐसे लोगों को इसने पनिशमेंट दिया जिन लोगों को लगा, उसे लगा कि ये रिपब्लिक के दुश्मन है, ठीक है, रिपब्लिक के दुश्मन है। और साथ ही साथ इनमें कुछ ऐसे लोग थे, जैसे इसमें एक्स नोबेल पूर्व के जो कुलीनबर्ग था, उसके बाद क्लैरजी, पादरी, मेंबर, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो सदस्य थे, उसके बाद अपने भी पार्टी के अगर सदस्य इस मामले में दोषी मिले तो इसको इन्होंने दंडित करने का काम किया। और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि रोटी का भाव बढ़ जाने के कारण, खास करके ब्रेड, वहां पर भाव बढ़ जाने के कारण स्थिति ये हो गई कि उनको ये जो प्राइस था वो ये फिक्स नहीं कर पाए थे, जिसकी स्थिति ये रही कि अभी भी जनता के अंदर विद्रोह की भावना थी, जिसको इन लोगों ने कंट्रोल करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें इनको, अब उसी समय जो एक गिलोटिन नाम के यंत्र, जो खास करके गिलोटिन जो विशेष तरह का होता है, जिस पर उन लोगों को दंडित करने के लिए उनको खास करके गर्दन के सतह से उनको लगा करके वहां पर रखा जाता था, और एक यंत्र की तरह था, उसको ऐसे दबा देने पर सिर कट करके अलग हो जाए, जिसको गिलोटिन नाम के व्यक्ति ने उसे इन्वेंट किया था। तो उसका इस्तेमाल इन लोगों ने खास करके उस समय ये अपराधियों को दंड देने के लिए किया, ठीक है। फ्रांस में ये एक बहुत बड़ी प्रचलित प्रथा थी, खास करके
और उसके बाद जो कुछ भी था कि इन लोगों ने 1791, 92, 93, 94 जो भी हो, इन लोगों ने जितने भी लोगों को पकड़ा था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वे खास करके इम्प्रिजनमेंट, ऐसे लोगों को या तो ये लोग फांसी दे दिया करते थे या फिर इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल दिया, कारावास में डाल दिया करते थे, या कुछ लोगों को अंग भंग करके छोड़ देते थे। तो ये जो था उस समय की इनकी जो दंडिक प्रणाली थी, और इसलिए इस समय को ही कहा गया रेन ऑफ टेरर, जिसको मैंने बताने का प्रयास किया है। थैंक यू सर। नेक्स्ट जब इस टॉपिक पर हम आएंगे तो बता रहे हैं, अब रोबेस्पियर गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि खास करके राशन के रूप में मीट, ब्रेड या जो कोई भी खाने की जो सामानें थी उनको सस्ता करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद इनके जो सपोर्टर थे, खास करके जो कि रोबेस्पियर गवर्नमेंट के थे, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने अभी से इसकी देखिए सरकार ने क्या किया, उन किसानों से कहा कि आप फिक्स प्राइस पर अपने कर्ण जो ग्रेन्स हैं उनको आप सिटी में ला करके बेचिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि उस समय किसान अपने लिए रखते या फिर इनको हर तरह की सुविधाओं को अपना पूरा करते या फिर राज्य को कर के रूप में उतार देते। इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा था कि उस जिस अनुपात में चाहिए उस अनुपात में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। ठीक है। अब उसके बाद की स्थिति क्या है कि जब इनके लोग यानी कि जब इनके लोगों ने इनसे ये मांग किया कि आप ये जो सर और मैडम, खास करके जो उपाधि थी सर की, मैडम की या अन्य कोई उपाधियां, जो बड़े बड़े उपाधि सरकार ने उस समय जो राजतंत्र के दौरान बड़े लोगों को, कुलीन लोगों को दिया जाता था, वो का इनके लोगों ने कहा कि भाई इन सारी उपाधियों का आप अंत करो। अंत करने के बाद आप ऐसा करो कि आप ये जो चर्च हैं जो कि सबसे बड़े अनाचार दुराचार के केंद्र बने हुए हैं, इनको भी आप बंद करो। ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने, इनके समर्थकों ने यह मांग किया कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण पूरे फ्रांस में होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद की स्थिति कि रोबेस्पियर परस्यूड पॉलिसी रिसेंटली, जब इन्होंने अपने लोगों को पॉलिसी के माध्यम से इन्होंने शांत करने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं कर पाए। अंत में इनको खुद दोषी पाया गया और दोषी पाने जाने के बाद इनको कन्विक्ट, जब कोर्ट ने इनको लास्ट में जुलाई 1794 में इनको खुद फांसी की सजा दे दी। और यहां से क्या होता है कि जो आपका डायरेक्टरी रूल्स है, इसमें जो मैंने बताने का प्रयास किया है कि दी फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड दी वेल्थियर मिडिल क्लासेज टू सीज पावर। अब इस गवर्नमेंट के गिरने यानी इस पतन के बाद जो सरकार ने ये किया कि जो मिडिल क्लास था, जिनकी पावर के लोगों ने सीज कर लिया था, उनको उसमें इस संविधान के माध्यम से परिचित कराने का प्रयास किया गया। उन लोगों को जिनको अधिकार नहीं दिया गया था, आप भी जानते हैं कि फ्रांस में उस समय वोट देने की जो आयु थी, खास करके कास्टिंग वोट इन एनी फेवर, दिस वाज द मैक्सिमम एज 21 था। ठीक है। तो उसके बाद की, अब इसके बाद विच डेनिड द वोट टू नन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जिनके पास खास करके जिनके पास संपत्ति नहीं हुआ करती थी समाज के उस वर्ग के पास, उस सेक्शन के पास, तो उन्हें भी ये वोट देने से मना कर दिया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि देन दे वांटेड टू अपॉइंट अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी काउंसिल की इन लोगों ने ऐसी बनाने का प्रयास किया जो कि एग्जीक्यूटिव से बना हो और जिसमें 5 मेंबर हो। देयर आर 5 मेंबर्स इन मेड ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव। This was meant as the safeguard against the concentration of power in one man executive under the Jacobins। ठीक है। इन जैकोबिन्स में जो एक व्यक्ति के हाथ में ये रखने की इन लोगों ने जो एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति को इन लोगों ने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। 5 मेंबर को बना करके इन लोगों ने उसके निरंकुशता पर क्या किया, ये रोक लगा दी। ठीक है। अब इसको करने के बाद इन लोगों ने पूरे फ्रांस में ये प्रचलित कर दिया कि यही जो काउंसिल, ये परंपरा है, इसी के द्वारा पूरे फ्रांस की शासन व्यवस्था की देखभाल की जाएगी। ठीक है। बस ठीक है, बोलो। तो ये आप ये समझ लीजिए कि चाहे किसी भी देश की क्रांति हो, उसमें वहां की वोमेन की, जो वीमेन क्लास है, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देयर इज एन important role of women in any revolution, and it is very declare that the women of France wanted a vote right
throw the constitution of France as legally, but it was not very taken very seriously at that time for the women of France. Okay, as I want, it is very common that I want to come about. Once again, I want to clear the matter. Or from the very beginning, women were active participants in the events. मेरे कहने का अर्थ ये है कि आरंभ से ही, जब से फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि बनी, दिस वाज द फ्रेम ऑफ बैकग्राउंड ऑफ ए फ्रेंच रेवोल्यूशन. This was the great role that we have to accept women class of France. This want to be done, which brought about so many important changes in French society. फ्रांस के समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और ये बातें सबको पता थी कि आने वाले कल में इनको एक पैसिव सिटीजन, एक निष्क्रिय नागरिक के रूप में माना जाना फ्रांस के समाज में ये अच्छा कतई नहीं था. अब बात करते हैं उस समय की वर्किंग वुमेन की क्या स्थिति थी. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वर्किंग वुमेन इन फ्रेंच सोसाइटी दैट वी हैव कम, दैट इज वेरी सेम कॉमन दैट वी हैव टू कम ऑन बोर्ड. वंस अगेन, women of the third estate had to work for living. उन्हें क्या करना पड़ता था, अपनी जीविका के लिए भी काम करना पड़ता था, चाहे सीमस्टर यानी दर्जी का काम हो, या हो सकता है कि उन्हें ऐसा भी करना पड़ता. दे वर्कड एज सीमस्टर्स, जिसको आप दर्जी बोलते हैं. सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एट द मार्केट. उन्हें बाजार में क्या करना पड़ा, फल बेचना पड़ा, सब्जी बेचना पड़ा, दर्जी का काम करना पड़ा. ये सारे सिंपल वर्क थे, लेकिन उन लोगों ने भी समाज के इस सिस्टम को बनाए रखा और क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके लिए उन्हें भी चाहिए था. उन लोगों ने जब ये कॉल किया कि हमें भी संविधान के द्वारा ये अधिकार मिले कि हम लोग वोट दे सके, लेकिन ऐसी बातें नहीं हो पाई. प्लीज जस्ट वी हैव टू कम ऑन. दे वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द सोसाइटी. समाज में कैसी है, समाज में इनकी स्थिति उस समय क्या थी, एक डोमेस्टिक सर्वेंट की थी. डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो नौकर चाकर थे, उनकी स्थिति ऐसी थी. और मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन. यानी समाज में उस समय भी पढ़े लिखे ये औरतों की संख्या कम थी. इनकी पहुंच उस एजुकेशन तक नहीं थी. एक्सेस भी पहुंच होता है. दैट वी हैव टू ओनली डाउटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दी थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कन्वेंट. कहने का अर्थ था कि थर्ड स्टेट के जो लोग धनी मनी थे, जो लोग काफी कुलीन वर्ग से आते थे, उन लोगों की लड़कियां जो थी, उनके यहाँ की महिलाएं जो थी, एक कन्वेंट में, बड़े बड़े स्कूलों में, उस समय जो स्कूल होंगे उसे परंपरागत स्कूल होंगे हो सकता है, उसमें उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की. लेकिन उसके बाद की स्थिति, यानी कि जब फ्रांस में संविधान का लागू होना और उस समय वहां की स्त्रियों के द्वारा ये वोट ऑफ राइट, इसकी जो मांग करना, निर्वाचन के अधिकार की मांग करना, एक बहुत बड़ी इनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजेबल बात थी. उस समय के समाज में इनको फ्रांस के संविधान ने वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, जिसकी परिणति ये हुई कि उन लोगों ने इसकी मांग की और लास्ट में सरकार को झुक करके ये बात माननी पड़ी. यानी ये क्रांति के पृष्ठभूमि जो कोई बातें हुई, उसके बाद वहां की स्त्रियों को जो भी अधिकार मिले, उसके बाद की स्थिति काफी अच्छी हुई और संविधान में इनको भी आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा. थैंक्स. इसमें जब पूरे फ्रेंच का जो संविधान था वो रेडी हो चुका था, संविधान रेडी हो जाने के बाद की जो स्थिति थी, यानी वहां की पर्सन्स, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वहां पर ऐसा तो नहीं कि सब लोग अमीर थे, नोबल थे, उसमें कुछ गरीब लोग भी थे. मैंने पूर्व में भी पढ़ाने के अपने वीडियो मैंने बताया है कि वहां पर सबसे अधिक मात्रा जो गरीब किसानों की थी, सबसे अधिक संख्या गरीब किसानों की थी, जो थर्ड स्टेट के अंतर्गत आते थे. अब उसके बाद की जो स्थिति, यानी फ्रांस में संविधान का बनना, रिपब्लिक का घोषित होना, तो जो नीचे यानी स्टूडेंट क्लास है, इसकी भी कोई ड्यूटी है, इसके लिए भी कुछ कंडीशन सुधार किए जाए. तो दिस वाज द ग्रेट कंडीशन टू रिफॉर्म, दैट वाज द ग्रेट प्रिसर्वेंस ऑफ द फ्रेंच. अब उसमें क्या था कि वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइम. अब उस समय जो जैकोबिन रिजाइम के दौरान जो सबसे बड़ा सुधार किया गया था, वो क्या था, ये द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी. यानी फ्रांसीसी उपनिवेश जो थे वहां पर इनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जा चुका था. जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि द कॉलोनीज इन द कैरिबियन स्टेट में कौन कौन से, और वहां के कुछ लोग ऐसे थे, मार्टिन क्वे,
ग्वेडोपे एंड सैन डोमिंगो, ये जो कुछ भी वहां के जो भी कैरिबियन द्वीप थे जहां पर इन लोगों को वहां से इन लोगों को यहाँ लाया जाता था। और जो ये व्यक्ति ऐसे भी कुछ थे जो कि इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटी बने वस्तुएं। और वे कौन कौन से भाई? टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, ये सारे प्लांटेशन वाले हैं। ये सारे प्लांटेशन में आते हैं, इनको प्लांटेशन में माना जाता है। इंडिगो है प्लांटेशन में है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। शुगर है प्लांटेशन में, जैसे कि इसका शुगर केन होता है। और उसके बाद कॉफी, ये सारे के सारे टी भी प्लांटेशन में ये क्रॉप्स में आते हैं। तो खास करके इनकी सप्लाई ये 3 लोग किया करते थे। और इनसे संबंध कैसा था? उस समय यूरोप के बाजारों में इस तरह की स्थिति थी कि ये सब चीजें, अब ये प्लांटेशन में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूर आएंगे कहां से? तो ये जितने भी गरीब देश थे, खास करके अफ्रीकन देश, वहां से इन गुलामों को लाया जाता था फ्रांस में। और उनसे बड़े पैमाने पर इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए इनका उपयोग किया जाता था। और जब ये स्थिति थी कि अगर उनकी समाज में कोई सम्मानजनक स्थिति न हो तो क्या कोई व्यक्ति काम कर सकता है? नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति समाज में अगर है, अगर उसे ढंग से पारिश्रमिक न मिले और उसे कोई काम करने का पूर्ण रूप से अधिकार न दिया जाए, सिर्फ काम ही करवाया जाए, उचित वैक्स न दिया जाए, क्या वो काम करेगा? नहीं। ऐसा इसलिए तो जब से वहां के समाज में इस तरह की बातें थी। और यहां पर मैं आपको ये बता चुका हूं कि देयर वाज ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ये 3 ऐसे देश थे दुनिया के जहां पर कि ये पूरे के पूरे, ये तीनों के तीनों महादेश में इस तरह की प्रथा जो थी प्रचलित थी कि ये लोग स्लेव व्यापार करते थे, दासों का व्यापार करते थे। ये कंप्लीट बातें थी। उसके बाद ये द स्लेव ट्रेड बिगैन इन 17th सेंचुरी, जो मैंने आपको पहले भी बोला है, अपने वीडियो में यहां पर बोलने का प्रयास किया है। द फ्रेंच मर्चेंट्स बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चिफ्टेंस ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीकन देशों से ये लोग यूरोप के जो देश थे ये खास करके अपने यहाँ इनको लाते थे और इनका व्यापार करते थे। इनका उपयोग बड़े पैमाने पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए किया जाता था। ठीक है। उसके बाद जब ये सारी बातें हो गई, जब इन लोगों ने ये पाया कि ये जो है ये हमारे प्लांटेशन के लिए उपयुक्त है, इनका हम बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं, तो उसके बाद इनकी मांग भी बढ़ी। अफ्रीका के बाजारों में हो, चाहे खास करके अमेरिका के बाजारों में, यूरोपियन बाजार तो भरे पटे थे इस तरह के ये दासों से। ठीक है। तो इनके साथ इस तरह का हुआ और इसके बाद पूरे इस यूरोपीय बाजार को इन लोगों ने ढक दिया। लेकिन फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति के बाद जब संवैधानिक राजतंत्र आई और उसके बाद नेशनल असेंबली का गठन जब हो गया, इन लोगों ने मांग किया कि फ्रांस में अंतिम रूप से इस शासन का अंत कर दिया जाए, जिसकी परिणति ऐसी हुई कि 1848 में इनकी पूर्ण रूप से समाप्ति पूरे फ्रांस में कर दी गई। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताने का प्रयास करूंगा। स्टॉप कर दी। गुड। अब इसके बाद की जो स्थिति थी, यानी खास करके द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, क्रांति के बाद की वहां की स्थिति क्या थी, ये मैं बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। इन 1789 फ्रांस saw many such changes in the everyday life of men, women and children। 1789 की क्रांति के बाद वहां के जो एवरीडे लाइफ में जो बदलाव आया, खास करके मैन, वोमेन और बच्चों के जीवन में, द गवर्नमेंट वांटेड टू पास a law that would translate the ideals of liberty and equality among the people of France। यानी कि वहां की सरकार ने ये चाहा कि समानता, इक्वलिटी और खास करके ये लिबर्टी, आजादी, इस तरह की भावना का विकास पूरे जनतंत्र में हो, पूरे जनता में हो, किसी के ऊपर कोई दबाव न हो। इसके पहले की स्थिति क्या थी कि जब कोई भी प्ले या कोई प्रिंटेड मैटर, कल्चरल एक्टिविटी जो भी करना होता था, उसकी पूरी की पूरी एक तरह से कहिए अनुमति राजा से लेनी पड़ती थी। लेकिन इसके बाद की पुनः स्थिति क्या हुई, जो मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं। वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट कम इनटू इफेक्ट, जो प्रभाव में आया सुन आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल इन 1789। 1789 में बेस्टिल के पतन के बाद जो स्थिति आई वो बाद द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप आप समझते हैं, जैसे कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा देना, तो प्रतिबंध अब जो था इसे समाप्त कर दिया गया।
And now the Declaration of the Right of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural right. वहां के लोगों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे अपने प्राकृतिक अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वहां का कोई भी नागरिक हो। उसको घोषित करना होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, और एक्सप्रेशन समझते हैं अभिव्यक्ति का, बोलने का और अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार वहां के लोगों को दे दिया गया। और उसके बाद जितने भी न्यूज़पेपर थे, पैम्फलेट थे, बुक्स थे, प्रिंटेड पिक्चर्स थे, इनकी बाढ़ सी आ गई पूरे फ्रांस में कि अब सेंसरशिप समाप्त हो चुका था। ठीक है, अब सेंसरशिप समाप्त हो जाने के बाद वहां पर जो भी खास करके राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे, बड़े बड़े मैगजीन्स थे, वे सब छपने शुरू हो गए। एक बाढ़ सी आ गई, यानी पूरे देश में, कॉन्टिसाइड मतलब पूरे देश में इनकी बाढ़ आ गई। और लोगों में एक बौद्धिक आंदोलन की तरह भड़की। और वो कहां से? टाउन्स ऑफ द फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इन द कॉन्टिसाइड। पूरे देश में इनकी बाढ़ आ गई और सारे लोग इस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत हो गए। फ्रांस की क्रांति के बाद की जो पुनः दुखद से सुखद जो स्थिति आई, इसका सबसे बड़ा देन ये था वहां के जो बड़े बड़े विचारक और दार्शनिक थे, चाहे रूसो हो चाहे वोल्टेयर हो, समझे। और उसके बाद ये न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक एंड प्रिंटेड मैटर जो भी थे, इन लोगों ने बौद्धिक पूरे फ्रांस को जगाने का काम किया। और उसके बाद जब ये पूरी की पूरी स्थिति पुनः बदल गई, उसके बाद फ्रांस के राजनीति में एक बहुत बड़े व्यक्ति का आविर्भाव हुआ जिसका नाम था नेपोलियन, जो 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना। ठीक है, और उसके बाद उसने पूरे फ्रांस के आधुनिक करने में पूरी अहम भूमिका निभाई। He played a great role for the development of France. Once again, he wanted to do everything better for the development of France and the people and the French nationality. अब अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मैं मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।